द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जर्मन अग्रिम आश्चर्यजनक रूप से तेज था, लेकिन 1943 में उन्हें युद्ध के सभी मोर्चों पर भारी झटका लगने लगा। फ्रांस की हार के साथ जर्मनी सचमुच मित्र देशों की सेनाओं से घिरा हुआ था। जर्मनी का पतन आसन लग रहा था, लेकिन मित्र देशों की सेना की जीत सुनिश्चित होने के बाद भी हिटलर हार स्वीकार करने को अनिच्छुक था। हिटलर की रणनीति मित्र राष्ट्रों को बड़े पैमाने पर अंतिम आक्रमण के साथ झटका देना और फिर उनके साथ शांति बनाने की कोशिश करना था। लेकिन ये प्रयास न केवल विफल रहा बल्कि जर्मनी के पतन को भी तेज कर दिया। ये वीडियो उस व्यर्थ जर्मन रणनीति के बारे में है जो बर्लिन के पतन के परिणाम स्वरूप हुई। नॉर्मैंडी, फ्रांस में मित्र देशों की सेना की भारी सैन्य प्रगति के साथ 4 साल लंबे जर्मन कब्जे का अंत हुआ। हालांकि फ्रांस को हफ्तों के भीतर आजाद करा लिया गया, लेकिन बर्लिन के पतन के बिना यूरोप में युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। पूर्व से सोवियत सेना और पश्चिम से एंग्लो अमेरिकन सेना जर्मनी पर जीत हासिल करने के लिए लड़ रही थी। एंग्लो अमेरिकन बलों के लिए चुनौती ये थी कि यदि सोवियत अग्रिम में बाधा उत्पन्न होती है तो वो पेंजर डिवीजन की आपूर्ति करें। दुश्मन के हमले के डर से जर्मनी ने अंग्रेजी चैनल के सभी बंदरगाहों में बारूदी सुरंगें बिछा दी। नतीजतन फ्रांसीसी बेल्जियम सीमा पर लड़ने वाले सहयोगी बलों के लिए आवश्यक आपूर्ति शेरबॉर्ग के बंदरगाह से पहुंच गई थी। अग्रिम पंक्ति के 10 लाख सैनिकों को आपूर्ति करने के लिए इसे लगभग 500 किलोमीटर से अधिक पार करने का था। लगभग 6000 ट्रक में प्रतिदिन 12,500 टन आपूर्ति की जाती थी। चूंकि ये आपूर्ति लाइन मित्र देशों की सेना की जीवन रेखा थी, फ्रांस में कई सड़कों का इस्तेमाल उस समय केवल इस काफिले के लिए किया जाता था। लेकिन मित्र देश अच्छी तरह से जानते थे कि ये स्थायी समाधान नहीं है। समाधान बेल्जियम में एंटवर्प के बंदरगाह पर कब्जा करना था। जनरल मॉन्टगोमेरी के नेतृत्व में ब्रिटिश कनाडाई सेना को एंटवर्प पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। योजना समुद्र के द्वारा एक ऑपरेशन करने की थी। लड़ाकू विमानों की सहायता से मित्र देशों की सेनाएं जर्मन सेनाओं को आसानी से खदेड़ने में सक्षम थी। इसके साथ वे पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में सक्षम थे। एंटवर्प से पश्चिमी जर्मनी के शहर केवल 200 किलोमीटर दूर थे। यदि राइन के तट पर बसे ये औद्योगिक शहर गिर गए तो जर्मनी भी अपने हथियार निर्माण सुविधाओं को खो देगा। दिसंबर 2044 तक जर्मन सेना की ताकत बहुत कम हो चुकी थी। उसके पास ना तो पर्याप्त हथियार थे और ना ही पर्याप्त ईंधन। इसके अलावा लुफ्तवाफा, जो जर्मन वायु सेना थी, तब तक केवल एक नाम बन चुकी थी। इसलिए मित्र राष्ट्रों ने माना कि एक बार राइन को पार करने के बाद आगे बढ़ना आसान होगा। वहीं हिटलर की योजना अलग थी। उनका इरादा 1939 में फ्रांस के खिलाफ शुरू किए गए ब्लिट्जक्रेग की तरह एक ब्लिट्जक्रेग शुरू करने का था। एडर्न के जंगल से गुजरते हुए मित्र देशों की सेनाओं के पीछे पहुंचे और वहां से एंटवर्प पर कब्जा करने के लिए बेल्जियम के माध्यम से दौड़े। जर्मन सैनिकों से घिरे मित्र देशों के सैनिकों को कैदियों के रूप में लें और मित्र देशों के साथ शांति वार्ता की सुविधा प्रदान करें। ये थी हिटलर की रणनीति। जाहिर तौर पर एक बहुत ही कुशल योजना, लेकिन इस योजना को इस तथ्य से चुनौती दी गई कि जर्मन सेना के पास ना तो पर्याप्त ईंधन था और ना ही हवाई समर्थन। जर्मनी ने जो समाधान खोजा वो आत्मसमर्पण करने वाले मित्र देशों के सैनिकों से प्राप्त ईंधन का उपयोग अपने उद्देश्यों के लिए करना था। उन्होंने ये भी गलत गणना की कि मित्र देशों के युद्धक विमान दिसंबर की बर्फीली परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकते हैं। चूंकि ऑपरेशन के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं थे, जर्मनी ने पूर्वी मोर्चे से कई सैनिकों को तैनात किया। लेकिन दूसरी ओर इसने सोवियत संघ की प्रगति को तेज कर दिया। 16 दिसंबर को जर्मनी ने मित्र देशों की सेना पर हमला किया। मित्र राष्ट्रों ने माना था कि जर्मनी एक और पलटवार नहीं कर पाएगा, वो भी सर्दियों में। तो जर्मन हमले ने वास्तव में मित्र देशों की सेनाओं को झकझोर दिया। इस प्रकार पहले दिनों में जर्मन सेना ने वास्तव में एक बड़ी प्रगति की। उन्होंने वास्तव में योजना के अनुसार संतवेद पे कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें बस्तोग्ने में अमेरिकी सेना के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जर्मन सेना ने आत्मसमर्पण नहीं करने पर अमेरिकी सेना और पूरे शहर को मारने की धमकी दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक हफ्ते तक चले रक्षात्मक हमले में हजारों अमेरिकी सैनिक मारे गए। जिस तरह जर्मनी का विश्वास था कि उनकी योजना सफल हो रही है,
मौसम अमेरिकी सेना के पक्ष में बदल गया। इसके साथ ही मित्र राष्ट्रों ने अपनी वायुसेना की पूरी ताकत झोंक दी। बम के वर्ष के दौरान जर्मन सेना को भारी नुकसान हुआ और उस समय तक जनरल पैटन के नेतृत्व में अमेरिकी सेना का डिवीजन भी वहां पहुंच गया था। जर्मन सेना के पास पीछे हटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो इसलिए अपने वाहनों को टैंकों सहित वहीं छोड़कर पैदल ही जर्मनी लौट गए कि उनके पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। हिटलर की युद्ध विराम की आखिरी उम्मीद भी धराशायी हो गई और वो बर्लिन में अपने बंकर में पीछे हट गए। ब्रिटिश और अमेरिकी सेना के लिए अगला काम राइन नदी को पार करना था। ब्रिटेन के जनरल मॉन्टगोमेरी और अमेरिका के जनरल पैटन ने राइन नदी पार करने वाले पहले व्यक्ति बनना गर्व की बात के रूप में देखा। लेकिन तब भी एंग्लो अमेरिकन सेनाएं बर्लिन से 500 किलोमीटर दूर थीं। सोवियत सेना बर्लिन से केवल 80 किलोमीटर दूर थी। स्टेलिनग्राड में शानदार जीत के बाद सोवियत संघ पूर्वी मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ा। इसके अलावा सोवियत प्रयास को बुल्गे की लड़ाई के लिए पूर्वी मोर्चे से जर्मन पैंजर डिवीजनों की वापसी से सुगम बनाया गया था। जनवरी 1945 तक सोवियत सेना पोलिश सीमा पर थी और महीने के अंत तक जर्मन सीमा पर पहुंच गई थी। सोवियत संघ ने 2.5 लाख सैनिक, लगभग 6000 टैंक और कई युद्धक विमान तैयार किए। लेकिन उस समय तक जर्मन क्षेत्र में घुसना और उनकी सेना को हराना आसान नहीं था। हालांकि ताकत बहुत कमजोर थी। जर्मनी ने 10 लाख की सेना को बर्लिन की रक्षा के लिए तैयार रखा। न केवल अनुभवी सैनिक बल्कि किशोर और बूढ़े भी इस बल का हिस्सा थे। इसका मुख्य कारण जर्मन प्रचार है। जर्मनी के आक्रमण से सोवियत संघ को हुई क्षति मामूली नहीं थी। वहां हजारों लोग मारे गए थे। स्टालिन का मानना था कि ब्रिटेन और अमेरिका एक ही पक्ष में होने के बावजूद जानबूझकर उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। स्टालिन ने उन पर वैचारिक घृणा के लिए बलि का बकरा बनाने का भी आरोप लगाया। अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत संघ की मदद करना चाहते थे, लेकिन पूर्वी मोर्चे पर सेना भेजना आसान नहीं था। उन्होंने पाया कि पूर्वी जर्मनी की सुरक्षा को नष्ट करने के लिए बम वर्षकों का उपयोग करना पड़ेगा। प्रारंभ में मित्र देशों ने केवल जर्मनी के सैन्य और औद्योगिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन बाद में उन्होंने जनसंख्या केंद्रों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। मित्र देशों की सेना ने गणना की कि यदि जर्मन लोग युद्ध की भयावहता से आश्वस्त थे तो वे सरकार और सेना के लिए समर्थन खो देंगे। अकेले 1944 में मित्र देशों की सेना ने जर्मनी पर 5 लाख टन बम गिराए। इसकी भयावहता हमें तब स्पष्ट होती है जब जर्मनी ने ब्रिटेन की पिछली लड़ाई में सिर्फ 3 महीने में लंदन पर 18,000 टन बम गिराए थे। ड्रेसडेन शहर में हुए हमले ने इस तरह की कालीन बमबारी की भयावहता को चित्रित किया। 1000 से अधिक ब्रिटिश अमेरिकी हमलावरों ने 3 दिन में शहर पर बमबारी की। लगभग 25,000 लोग मारे गए और शहर को जला दिया। लेकिन लोगों ने सरकार के खिलाफ होने के बजाय सहयोगी ताकतों के खिलाफ संगठित होना शुरू कर दिया। इसके पीछे जोसियो गोएबल्स का प्रचार था कि ये मित्र देशों की सेना द्वारा जर्मन लोगों को वंचित करने का एक प्रयास है। इसका कारण ये था कि बुजुर्ग और किशोरों की सेना अपनी आत्मरक्षा में सुधार करके सोवियत संघ के खिलाफ आगे बढ़े। अप्रैल 1945 तक मित्र देशों ने जर्मनी के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। भारी आक्रमण के बाद सोवियत सेना ने भी बर्लिन पर कब्जा कर लिया। ये महसूस करते हुए कि जर्मनी का पतन निकट था, हिटलर ने 30 अप्रैल को अपने बंकर में आत्महत्या कर ली। सोवियत संघ ने जर्मन संसद भवन राइक्सटाग के ऊपर झंडा फहराकर अपनी जीत का जश्न मनाया। जर्मनी में अभी भी कई जगहों पर छोटी छोटी लड़ाइयां चल रही थीं, लेकिन ये तब समाप्त हुआ जब जर्मनी ने 8 मई को मित्र राष्ट्रों के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन प्रशांत महासागर में अभी भी जापान और अमेरिका के बीच युद्ध जारी था। द्वितीय विश्व युद्ध ने एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत की। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जर्मनी का विभाजन था। अगला वीडियो इस बारे में और फिर नूरनबर्ग का विचारण है।